सोचिए, अगर एक रेस में 100 बच्चे एक साथ दौड़ना शुरू करें, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचते पहुंचते उनमें से आधे से भी कम बच्चे बचे, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? क्या उनमें टैलेंट की कमी थी या रास्ते में कहीं सिस्टम टूट गया? 15.6% से 4.6%, ये सिर्फ दो नंबर्स नहीं है, ये भारत की एजुकेशन पाइपलाइन की कहानी है। प्राइमरी स्कूल में मुस्लिम स्टूडेंट्स लगभग अपनी पॉपुलेशन के बराबर दिखते हैं, लेकिन कॉलेज पहुंचते पहुंचते उनमें से ज्यादातर गायब हो जाते हैं। आज हम ओपिनियंस की नहीं, सिर्फ डेटा की बात करेंगे। गवर्नमेंट सर्वेज, स्कूल एनरोलमेंट रिकॉर्ड्स, लेबर रिपोर्ट्स, इलेक्शन डेटा और इन सब को जोड़कर देखेंगे कि आखिर ये पाइपलाइन टूट कहां रही है। टाइटल कार्ड, द मिसिंग पाइपलाइन। पार्ट 1, कहानी यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, अगर शुरुआत ठीक थी तो फिर बीच रास्ते में क्या हुआ? यूडीएससी प्लस के डेटा के हिसाब से प्राइमरी स्कूल में मुस्लिम स्टूडेंट्स की हिस्सेदारी 15.6% है। यानी रेस की स्टार्टिंग लाइन पर सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही बच्चे अगले स्टेज पर बढ़ते हैं, 15.6, 14.4, 12.6, 10.8 और हायर एजुकेशन तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 4.6%। हर स्टेज पर कुछ स्टूडेंट्स पाइपलाइन से बाहर गिर रहे हैं। सवाल है, क्यों? अब डेटा वजह बताता है। सबसे पहला रीजन, पैसे। एनएसएस सर्वे के मुताबिक मुस्लिम लड़कों में स्कूल छोड़ने की सबसे बड़ी वजह एजुकेशन का खर्चा है। कई बच्चे स्कूल की जगह फैमिली बिजनेस या अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लेते हैं। लड़कियों के लिए पिक्चर अलग है। घर की जिम्मेदारियां, स्कूल की दूरी, सेफ्टी कंसर्न्स, ये सब मिलकर उनकी एजुकेशन रोक देते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। 14 साल की एज तक राइट टू एजुकेशन एक्ट फ्री एजुकेशन देता है। उसके बाद बुक्स, एग्जाम फीस, ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म, कोचिंग, हर चीज का बिल एक साथ सामने आ जाता है। और जिस फैमिली की इनकम पहले ही लिमिटेड हो, उसके लिए यह डिसीजन मुश्किल नहीं, मजबूरी बन जाता है। इसके साथ एक और चीज जुड़ती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक 15 या 16 साल का लड़का अगर फैमिली वर्कशॉप ज्वाइन करे तो घर में इनकम आज से शुरू हो जाती है। कॉलेज शायद 4 साल बाद इनकम दे। डेटा यहीं पे पाइपलाइन को टूटना शुरू होता हुआ दिखाता है। ट्रांजिशन। लेकिन स्कूल छोड़ना सिर्फ एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, इसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। और सबसे पहले उसका असर दिखाई देता है हायर एजुकेशन में। अगर स्कूल की पाइपलाइन टूट रही थी तो उसका सबसे बड़ा असर कॉलेज में दिखना ही था। और AISHE का डेटा बिल्कुल वही दिखाता है। भारत की पॉपुलेशन में मुस्लिम्स की हिस्सेदारी लगभग 14.2% है, लेकिन हायर एजुकेशन के 4 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 4.6 से 4.9% पॉपुलेशन, 14.2% हायर एजुकेशन, 4.6%। सोचिए, 100 मुस्लिम बच्चे प्राइमरी स्कूल से शुरू करते हैं। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उनमें से सिर्फ कुछ ही बच पाते हैं। और कहानी यहीं नहीं रुकती। जैसे जैसे डिग्री का लेवल बढ़ता है, रिप्रेजेंटेशन और कम होता चला जाता है। ग्रेजुएशन में लगभग 5%, पोस्ट ग्रेजुएशन में 4.5% और PhD तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 2.8 से 3%। मतलब जितनी ऊपर एकेडमिक लैडर जाती है, उतनी ही पतली होती जाती है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। लेकिन पूरे भारत की पिक्चर एक जैसी नहीं है। कुछ स्टेट्स इस नेशनल ट्रेंड को चैलेंज करते हैं। जम्मू और कश्मीर, केरल, वेस्ट बंगाल, यहाँ हायर एजुकेशन में मुस्लिम पार्टिसिपेशन नेशनल एवरेज से काफ़ी बेहतर दिखाई देती है। जबकि गुजरात और हरियाणा जैसे स्टेट्स में पॉपुलेशन शेयर और कॉलेज एनरोलमेंट के बीच का गैप काफ़ी बड़ा नज़र आता है। एक ही देश, लेकिन दो अलग रियलिटीज़। तो सवाल उठता है, आखिर ये गैप पैदा कौन करता है? डेटा 4 बड़े रीजंस की तरफ इशारा करता है। स्कूल पाइपलाइन का पहले ही टूट जाना। अगर क्लास 12 कंप्लीट ही नहीं हुई तो कॉलेज एडमिशन का सवाल ही नहीं उठता। कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़,
इन सब तक पहुंचने के लिए कोचिंग इंडस्ट्री लगभग एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन चुकी है और ये कोचिंग हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। फाइनेंशियल सपोर्ट। जब स्कॉलरशिप्स कम होती हैं तो पूरा फाइनेंशियल बर्डन दोबारा फैमिली के कंधों पर आ जाता है और लो इनकम हाउसहोल्ड्स के लिए वही बर्डन कई बार एजुकेशन का एंड बन जाता है। चौथा, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस। कई मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में नियर बाय कॉलेजेस कम हैं। इसका मतलब सिर्फ ट्यूशन फी नहीं, हॉस्टल, रेंट, ट्रांसपोर्ट, खाने का खर्चा, सब कुछ एक्स्ट्रा। और कभी कभी ये हिडन कॉस्ट ही एडमिशन से भी महंगी पड़ती है। तो पिक्चर अब थोड़ी क्लियर होने लगी है। स्कूल पाइपलाइन पहले ही वीक हो चुकी थी, कॉलेज उस वीकनेस को और बड़ा कर देता है। लेकिन इस डेटा में एक सरप्राइज भी छुपा हुआ है, एक जगह जहां ट्रेंड उल्टा हो जाता है, और वो है जेंडर। अब तक जो पैटर्न हमने देखा उसमें हर जगह नंबर्स नीचे जा रहे थे, लेकिन एआई शे के डेटा में एक जगह कहानी अचानक बदल जाती है और ये बदलाव सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में 46.8% विमेन, 53.2%। जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर मुस्लिम विमेन की हिस्सेदारी मुस्लिम मेन से ज्यादा है। सवाल ये है, ऐसा क्यों? डेटा इसके पीछे दो बड़े पैटर्न्स दिखाता है। बहुत से मुस्लिम हाउसहोल्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फैमिली बिजनेस पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे में ग्रेजुएशन के बाद यंग मेन पर एक प्रेशर आता है, अब पढ़ाई काफ़ी हुई, अब घर की इनकम बढ़ाओ। इसलिए कई लोग मास्टर्स करने के बजाय फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, किसी स्किल ट्रेड में चले जाते हैं या गल्फ कंट्रीज में रोजगार ढूंढने निकल पड़ते हैं। उनके लिए 2 साल और पढ़ाई करना कई बार फाइनेंशियल लग्जरी बन जाता है। दूसरा पैटर्न, एजुकेशन एज अ सेफ पाथ। लेकिन कई मुस्लिम विमेन के लिए मास्टर्स डिग्री की मीनिंग अलग होती है। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि एक सोशली एक्सेप्टेड पाथवे होता है, एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, एक सेफ कैंपस और टीचिंग, रिसर्च या एजुकेशन सेक्टर जैसे करियर्स तक पहुंचने का रास्ता। कई फैमिलीज भी इस रूट को सपोर्ट करती हैं, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर विमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। लेकिन अब एक और सवाल, ये स्टूडेंट्स किस फील्ड में पढ़ रहे हैं? डेटा बताता है हाफ से भी ज्यादा, लगभग 52% मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में इनरोल्ड हैं। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और दूसरे स्टेम सब्जेक्ट्स को मिलाकर भी हिस्सा बहुत कम रहता है। यानी पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, लेकिन हाई पेइंग टेक्निकल सेक्टर्स में रिप्रेजेंटेशन अभी भी लिमिटेड है। एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इन इंस्टीट्यूशंस में मुस्लिम स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसका एक प्रैक्टिकल रीज़न भी है, अफोर्डेबल फीस, हॉस्टल फैसिलिटीज़ और कंपैरेटिवली एक्सेसिबल एनवायरनमेंट। लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस के बाहर टॉप आईआईटीज़, आईआईएमजे और आईआईएससी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन अभी भी काफ़ी कम है। रिसर्च लेवल पर पिक्चर और भी नैरो हो जाती है। पीएचडी में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन 3% से भी नीचे, और जब रिसर्च स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स कम होती हैं तो ये रास्ता और मुश्किल हो जाता है। तो पिक्चर अब और क्लियर हो रही है। स्कूल से कॉलेज तक आज की इकोनॉमी में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, डिजिटल स्किल्स भी करियर डिसाइड करती हैं। लेकिन क्या इंटरनेट एक्सेस होना ही डिजिटल अपॉर्चुनिटी के बराबर है? डेटा कहता है नहीं। स्मार्टफोन एक्सेस मुस्लिम हाउसहोल्ड्स 68.4%, नेशनल एवरेज 72.1%। सबसे पहले स्मार्टफोन देखते हैं। यहां गैप बहुत बड़ा नहीं है। ज्यादातर मुस्लिम हाउसहोल्ड्स मोबाइल इंटरनेट तक किसी न किसी तरह पहुंच रखते हैं। लेकिन पिक्चर तब बदलती है जब हम लैपटॉप और कंप्यूटर देखते हैं। होम कंप्यूटर मुस्लिम हाउसहोल्ड्स 7.2%, नेशनल एवरेज 11.6%। ब्रॉडबैंड कनेक्शन मुस्लिम हाउसहोल्ड्स 8.1%, नेशनल एवरेज 13.4%। और यही डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मार्टफोन, वीडियोस देखने, मैसेजिंग और सोशल मीडिया के लिए काफ़ी है, लेकिन कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, 3D मॉडलिंग, प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, वीडियो एडिटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ये सब काम मोबाइल पर रेगुलरली करना लगभग इम्पॉसिबल है। यहाँ कंप्यूटर और स्टेबल इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। अब इसका इम्पैक्ट एजुकेशन में देखिए। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में मुस्लिम स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन शेयर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी पार्टिसिपेशन नेशनल बेंचमार्क से नीचे रहती है। और स्टेम रिसर्च यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में पीएचडी और भी काम। मतलब डिजिटल इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन उस ग्रोथ तक पहुंचने वाली पाइपलाइन हर कम्युनिटी के लिए इक्वली ओपन नहीं है। अब इसी पैटर्न को जॉब्स में देखिए। पीएलएफएस के मुताबिक फॉर्मल आईटी और कॉरपोरेट सेक्टर में मुस्लिम वर्कर्स की हिस्सेदारी कंपैरेटिवली कम है, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड स्किल्ड ट्रेड्स जैसे मोबाइल रिपेयर, हार्डवेयर रिपेयर, ऑटो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल वर्क और टेक्निकल सर्विसेज, यहां पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है। ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। स्किल की कमी नहीं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की भी कमी नहीं, लेकिन फॉर्मल सर्टिफिकेशन, इंजीनियरिंग डिग्री और कैंपस प्लेसमेंट तक पहुंच, यहीं गैप नजर आता है। एक मोबाइल मैकेनिक, एक हार्डवेयर टेक्नीशियन या एक इलेक्ट्रिशियन, इनमें से कई लोग रोज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन बिना रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या सर्टिफिकेट के उनके लिए फॉर्मल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का दरवाजा अक्सर बंद रहता है। तो सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल सर्टिफिकेशन का है। क्या भारत में प्रैक्टिकल स्किल और ऑफिशियल सर्टिफिकेट एक ही चीज है? अगला डेटा बताता है, जवाब है नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सर्टिफिकेट, शायद आप कहेंगे स्किल, लेकिन जॉब मार्केट का जवाब थोड़ा अलग है और डेटा इसी कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाता है। फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग मुस्लिम्स लगभग 3%, नेशनल एवरेज लगभग 4%। सबसे पहले फॉर्मल ट्रेनिंग यानी आईटीआई, पॉलिटेक्निक या किसी रिकॉग्नाइज्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग, यहां मुस्लिम पार्टिसिपेशन नेशनल एवरेज से नीचे है। लेकिन जैसे ही हम इनफॉर्मल ट्रेनिंग देखते हैं, पिक्चर बिल्कुल उलट जाती है। इनफॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मुस्लिम्स 38.5%, नेशनल एवरेज 30.6%। यानी वर्कशॉप में सीखना, फैमिली बिजनेस से सीखना, अप्रेंटिसशिप या काम करते करते स्किल डेवलप करना, इस कैटेगरी में मुस्लिम पार्टिसिपेशन नेशनल एवरेज से काफी ऊपर है। मतलब स्किल की कमी नहीं है, ट्रेनिंग भी हो रही है, लेकिन ट्रेनिंग का रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट और ऑफिशियल रिकॉग्निशन कई बार मौजूद ही नहीं होता। कारपेंटर, मैकेनिक, टेलर, मेटल वर्कर, मोबाइल रिपेयर शॉप, डेटा बताता है कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, मेटल वर्क, लेदर, एम्ब्रॉयडरी, ऑटोमोबाइल रिपेयर और हार्डवेयर मेंटेनेंस जैसे सेक्टर्स में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन काफी स्ट्रांग है। यहां जनरेशन से नॉलेज ट्रांसफर होता आया है, बाप से बेटे तक, उस्ताद से शगीर्द तक, एक्सपीरियंस से एक्सपर्टाइज तक। ये मॉडल सदियों से चल रहा है और प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करने में काफी इफेक्टिव भी है। लेकिन आज की फॉर्मल इकोनॉमी एक्सपीरियंस से पहले सर्टिफिकेट मांगती है। सोचिए, दो मैकेनिक्स हैं, दोनों को इंजन खोलना आता है, दोनों को इंजन खोलना आता है, दोनों सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक के पास आईटीआई सर्टिफिकेट है और दूसरे के पास सिर्फ एक्सपीरियंस। कॉर्पोरेट कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फॉरेन रिक्रूटर सबसे पहले सर्टिफिकेट देखेंगे। यहीं से एक इनविजिबल बैरियर शुरू होता है। इसका असर सिर्फ जॉब्स तक लिमिटेड नहीं रहता। अगर आप अपनी छोटी वर्कशॉप को बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, बैंक लोन चाहिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन चाहिए, गवर्नमेंट टेंडर्स चाहिए, कई जगह रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मल रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है। और जब ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो बिजनेस भी अक्सर माइक्रो लेवल से आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए डेटा एक इंटरेस्टिंग बात कहता है, प्रॉब्लम सिर्फ स्किल की नहीं, स्किल को रिकॉग्नाइज करने की भी है। अगर इनफॉर्मल स्किल्स को फॉर्मल सर्टिफिकेशन से जोड़ दिया जाए, तो वहीं मैकेनिक, वहीं वेल्डर, वहीं टेक्नीशियन फॉर्मल इकोनॉमी का भी हिस्सा बन सकता है। अब तक हमने देखा एजुकेशन पाइपलाइन, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और स्किल्स। लेकिन इन सब का फाइनल रिजल्ट कहां दिखता है? रोजगार में। और एम्प्लॉयमेंट का डेटा
शायद इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्कूल की पाइपलाइन, कॉलेज की कमी, सर्टिफिकेशन का गैप, इन सबका फाइनल रिजल्ट कहाँ दिखता है? रोजगार। और यहीं पूरी स्टोरी एक साथ जुड़ने लगती है। गवर्नमेंट स्लैश PSU एम्प्लॉयमेंट, मुस्लिम्स 2.8%, ऑल इंडिया एवरेज 4.9%। सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर। PLFS और दूसरे ऑफिशियल डेटा सेट्स दिखाते हैं कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर जॉब्स में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। रेलवेज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हर जगह पार्टिसिपेशन पॉपुलेशन शेयर से नीचे नजर आता है। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ रिक्रूटमेंट की कहानी है? डेटा कहता है पिक्चर उससे काफ़ी बड़ी है। गवर्नमेंट जॉब्स तक पहुंचने के लिए स्कूल कंप्लीट करना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, कंपेटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं और कई साल की प्रिपरेशन अफोर्ड करनी पड़ती है। अगर पाइपलाइन पहले ही टूट चुकी हो तो फिनिश लाइन तक पहुंचने वाले कैंडिडेट्स नेचुरली कम होंगे। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का डेटा एजुकेशन पाइपलाइन का ही फाइनल रिफ्लेक्शन बन जाता है। प्राइवेट सेक्टर में भी पैटर्न कुछ अलग नहीं है। रेगुलर सैलरी जॉब्स में मुस्लिम पार्टिसिपेशन नेशनल एवरेज से नीचे रहती है। कॉर्पोरेट लीडरशिप, बोर्ड पोजीशंस, सीनियर मैनेजमेंट, यहां रिप्रेजेंटेशन और भी कम हो जाता है। और जहां रेगुलर सैलरी मिलती भी है, वहां एवरेज मंथली इनकम नेशनल एवरेज से नीचे दिखाई देती है। मतलब सिर्फ जॉब्स की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी और इनकम में भी गैप नजर आता है। लेकिन एक कैटेगरी है जहां मुस्लिम्स नेशनल एवरेज से ऊपर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुस्लिम्स 60 to 62%, नेशनल एवरेज 57%। यानी हर 10 मुस्लिम वर्कर्स में लगभग 6 अपना काम करते हैं। कोई टेलरिंग करता है, कोई हार्डवेयर रिपेयर, कोई मोबाइल रिपेयरिंग, कोई रिटेल शॉप चलाता है, कोई लेदर या टेक्सटाइल का काम करता है। ये बिजनेसेस भारत की इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। लेकिन डेटा एक और चीज बताता है। इनमें से लगभग आधे लोग 1% बिजनेसेस चलाते हैं, उनके पास एम्प्लॉयज नहीं होते, और बहुत कम लोग अपने बिजनेस को इतना बड़ा बना पाते हैं कि दूसरों को नौकरी दे सकें। सवाल ये नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी है या बुरी। असली सवाल ये है, क्या ये चॉइस थी या मजबूरी? इकोनॉमिस्ट दो टर्म्स यूज करते हैं, अपॉर्चुनिटी ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप और नेसेसिटी ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। पहली कैटेगरी में लोग अपॉर्चुनिटी देखकर बिजनेस शुरू करते हैं। दूसरी कैटेगरी में बिजनेस इसलिए शुरू होता है क्योंकि स्टेबल जॉब का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। डेटा खुद ये डिसाइड नहीं करता कि हर इंडिविजुअल किस कैटेगरी में है। लेकिन जब हम एजुकेशन, फॉर्मल जॉब्स, इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के पैटर्न्स को एक साथ देखते हैं तो ये जरूर दिखाई देता है कि काफी लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक इंपॉर्टेंट फॉलबैक ऑप्शन बन जाता है। लेकिन एजुकेशन सिर्फ जॉब्स को अफेक्ट नहीं करती, रोजगार सिर्फ इनकम को अफेक्ट नहीं करता। इन दोनों का असर डेमोक्रेसी तक पहुंचता है। और अब हम आते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के आखिरी चैप्टर पर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन 14% से ज्यादा हो, उसकी आवाज भी पार्लियामेंट में उतनी ही सुनाई देती है? इलेक्शन डेटा इसी सवाल का जवाब देता है। अब तक हमने एजुकेशन देखी, जॉब्स देखी, इनकम देखी, लेकिन एक और सवाल बचता है। जब पॉलिसीज बनती हैं तो उन्हें बनाने वाली टेबल्स पर रिप्रेजेंटेशन कैसा है? लोकसभा रिप्रेजेंटेशन 1952 3.86%, 1980 9.04%, 2014 4.23%, 2024 4.42%। इलेक्शन कमीशन के हिस्टोरिकल डेटा को देखिए। 1952 में मुस्लिम एमपीज की हिस्सेदारी लोकसभा में लगभग 3.9% थी। 1980 तक ये बढ़कर 9% के आसपास पहुंची। लेकिन उसके बाद ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता गया। 2024 की लोकसभा में मुस्लिम एमपीज की हिस्सेदारी लगभग 4.4% है, जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन का एस्टीमेट लगभग 14% के आसपास है। यानी पॉपुलेशन और पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन के बीच एक नोटिसेबल गैप दिखाई देता है। क्या मुस्लिम्स कम वोट करते हैं?
लोकसभा सीट्स एनिमेट ओवर टाइम। अब तक हमने एजुकेशन देखी, जॉब्स देखी, इनकम देखी, लेकिन एक और सवाल बचता है। जब 15.6%, हायर एजुकेशन 4.6%, फॉर्मल टेक्निकल एजुकेशन नीचे, गवर्नमेंट जॉब्स नीचे, कॉर्पोरेट लीडरशिप नीचे, और पार्लियामेंट, वहां भी रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन शेयर से कम। हर डेटा सेट अलग इंस्टीट्यूशन से आता है, यूडीआईएसई, एआईएसएचई, पीएलएफएस, इलेक्शन कमीशन, लेकिन जब इन सबको एक साथ देखा जाता है तो एक कॉमन पैटर्न उभर कर सामने आता है। ये पैटर्न किसी एक इंसिडेंट की कहानी नहीं बताता, ये एक पाइपलाइन की कहानी बताता है। 15.6% से 4.6%। इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा कंक्लूजन सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दो नंबर्स हमें बताते हैं कि प्रॉब्लम अचानक कॉलेज में शुरू नहीं होती, वो प्राइमरी स्कूल के बाद धीरे धीरे बिल्ड होती है। हर स्टेज पर थोड़ा थोड़ा लॉस होता है, और आखिर में जब हम जॉब्स, इनकम और रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो हमें उसी पाइपलाइन का फाइनल रिजल्ट नजर आता है। डेटा हमें ब्लेम करना नहीं सिखाता, डेटा हमें समझना सिखाता है, और जब प्रॉब्लम को सही जगह पहचान लिया जाए तब उसका सॉल्यूशन ढूंढना भी मुमकिन हो जाता है।